नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के तहत निधि की पहली किस्त जारी करने के साथ ही 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का भी करेंगे विमोचन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के आज 3 वर्ष हुए पूरे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की डीडी न्यूज से बातचीत में कहा, एनईपी भारत को बना रहा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास जारी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक कर सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील। जयपुर में C20 शिखर सम्मेलन का आज होगा आगाज। उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। 3 दिवसीय सम्मेलन में 16 कार्य समूहों की ओर से तय की गई पॉलिसी रिकमेंडेशन की जाएगी पेश। देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में अगले 3 दिनों तक अत्यधिक बारिश का जताया अनुमान। दिल्ली में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। और ब्रिजटाउन में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा दूसरा वनडे मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। वहीं वेस्टइंडीज की सीरीज में बराबरी करने की होगी कोशिश। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के 3री वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना से निर्देशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें अमृत काल में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार करने के मकसद से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को बुनियादी मानवीय मूल्यों से जुड़ाव के साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना है। इन 3 वर्षों के दौरान विद्यालय, उच्च और कौशल शिक्षा के क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री योजना के तहत निधि की पहली किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का भी विमोचन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज अपने 3 साल पूरे कर रही है। देश में 34 साल बाद आई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के मकसद से पिछले 3 साल के दौरान सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनका असर प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि एनईपी भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बना रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए कल अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एनसीपी नेता वंदना चौहान, बीजेडी सांसद सुष्मिता पात्रा और जनता दल यूनाइटेड के नेता अनिल हेगड़े सहित कई नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार
हंगामा किया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। अमित शाह आज राज्य में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, मिशन ऑफ लाइफ गैलरी संग्रहालय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक का भी वो दौरा करेंगे। G20 के तहत 3 दिवसीय C20 यानी सिविल 20 शिखर सम्मेलन आज से 31 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 700 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। C20 कार्यक्रम में पिछले 8 महीनों में दुनिया भर में नागरिक समाज संगठनों और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक चर्चा के बाद 16 कार्य समूहों द्वारा विकसित नीति सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैक्सिको के राजदूत फेडरिको सालास लॉटफे और G20 के सूस शेरपा अभय ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में अगले 3 दिनों तक अत्यधिक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं यूपी के 48 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का दौर कल से लगातार जारी है। कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी उफान पर है। वहीं तेलंगाना के कई भागों में लगातार भारी बारिश जारी है। एहतियात के तौर पर निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ब्रिजटाउन में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर दूसरा वनडे जीत जाती है तो टीम सीरीज को अपने नाम कर लेगी। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए दूसरा मैच सीरीज बचाने की चुनौती के रूप में होगा। भारत ने पिछले 17 साल से वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई है। भारत ने लगातार 12 सीरीज पर कब्जा जमाया है। ऐसे में दूसरा वनडे जीतकर भारतीय टीम लगातार 13वीं सीरीज को अपना बनाना चाहेगी, जो वनडे विश्व कप को देखते हुए एक अच्छा मूव होगा। ग्रेटर नोएडा में चल रही एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की सवर ज्योत्सना ने 40 किलो भार वर्ग में वुमेन यूथ कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं पुरुषों के 49 किलो भार वर्ग में फिलीपींस के डेलॉस सेंटोस ने स्वर्ण, जबकि फिलीपींस के ही बोरेस एरॉन ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अपने तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। इंग्लैंड ने मैच के 5वें मिनट में गोल दागकर 1-0 की बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद खेल के 29वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। वैसे इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। ओवल में खेले जा रहे एशेज सीरीज के 5वें और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 295 रन पर सिमट गई।
इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 12 रनों की मामूली बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन अपने पहले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 61 रन से आगे खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 36 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जो रूट ने 2-2 विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स ने 3 विकेट चटकाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में खेल के ढांचे को मजबूती देने और जड़ से खिलाड़ियों को मजबूत करने के मकसद से जल्दी ही 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स देश को मिलेंगे। उन्होंने ये बात शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में यौम आशुरा आज मनाया जा रहा है। आज से लगभग 1400 बरस पहले सीरिया के क्रूर शासक यजीद ने मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया था। इसी शहादत को याद करते हुए देश भर में यौम आशुरा मनाया जा रहा है। देश भर में मातमी जुलूस निकाले गए और लोगों ने इमाम हुसैन को आंसुओं का नजराना पेश किया। रात में भी गश्ती जुलूस निकाले गए और करबला के प्यासों की याद में पानी की सबीलें लगाई गईं। अपनी तकरीरों में उलेमाओं ने करबला के शहीदों को याद किया। तो इसके साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।